12 अगस्त 1997 को एक मंदिर के बाहर 16 गोलियां मारकर गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई और यह मंदिर भी गुलशन कुमार ने ही बनवाया था। कैसे एक जूस की दुकान से करोड़ों की कंपनी खड़ी की और किस वजह से उनकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई, आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे। आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे। जिन्हें हम गुलशन कुमार के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम था गुलशन कुमार दुआ। घर चलाने के लिए गुलशन कुमार के पिता पुरानी दिल्ली के दरियागंज में फलों और जूस का ठेला लगाते थे। छोटी उम्र से ही गुलशन कुमार ने अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। गुलशन कुमार को शुरुआत से ही संगीत में रुचि थी, तो जूस की दुकान के साथ साथ उनके पिता ने सस्ते कैसेट की दुकान भी खोल दी, जहां गुलशन 7 रुपए में कैसेट बेचते थे। गाना बनाते और भक्ति संगीतों से ही उन्होंने शुरुआत की। सस्ते थे, इसी वजह से कैसेट बहुत पॉपुलर हो गए और उन्हें कैसेट किंग नाम से लोग जानने लगे। व्यापार को बढ़ाते हुए इन्होंने अपना म्यूजिक लेबल बनवा लिया, जिसे हम टी सीरीज के नाम से जानते हैं, जहां टी का मतलब है त्रिशूल, और वो इसलिए क्योंकि गुलशन कुमार भगवान शिव और वैष्णो देवी माँ के बहुत बड़े भगत थे। लेकिन कहते हैं ना, जैसे आदमी आगे बढ़ता है तो उसके दुश्मन भी साथ साथ बढ़ते रहते हैं। गुलशन कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर प्लान हुआ गुलशन कुमार का मर्डर, एक ऐसा मर्डर जिसे फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया, जिसके अंदर अंडरवर्ल्ड का भी नाम आया, यहाँ तक कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का भी नाम आया। तो असल में गुलशन कुमार के मर्डर का जिम्मेदार कौन था? अंडरवर्ल्ड, इंडस्ट्री के लोग, या सबने मिलकर मर्डर करवाया था? 1983 में गुलशन दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने टी सीरीज की शुरुआत की। तो फिर धीरे धीरे गुलशन कुमार ने और पैर पसारना शुरू किया और फिल्मों के राइट्स भी लेने लगे। वहीं 90s में गुलशन कुमार की कंपनी सुपर कैसेट्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री का लगभग 65% मार्केट कैप्चर कर रखा था और फिर ज्यादातर फिल्मों के राइट्स टी सीरीज को ही मिलने लगे। फिर 90s में एक फिल्म आई राहुल रॉय और अनु अग्रवाल स्टारर आशिकी, जिसने उस दौर में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस मूवी के गाने आज भी बेहद पसंद किए जाते हैं और इस मूवी का म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण की जोड़ी ने। इसी मूवी के बाद नदीम श्रवण एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन गए थे और उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में जैसे साजन, राजा हिंदुस्तानी, प्रदेश में भी संगीत दिया और कई सारे अवार्ड्स भी जीते। फिर अपनी कामयाबी के पीक पे इसी म्यूजिकल जोड़ी ने एक एल्बम बनाया था, जिसमें 3 गाने खुद नदीम ने गाए थे। क्योंकि नदीम की आवाज़ अच्छी नहीं थी, इसलिए ये गाने अच्छे नहीं बने थे और गुलशन कुमार को भी पसंद नहीं आए, तो उन्होंने इन्हें प्रमोट करने से मना कर दिया। हालांकि नदीम ने गुलशन को बहुत मनाने की कोशिश की और कहा कि वह उनके इस एल्बम को प्रमोट करे, तो गुलशन ने उनके कुछ गानों को प्रमोट किया, लेकिन क्योंकि वो गाने चले ही नहीं और ना ही उनके लिए कोई अच्छा रिस्पॉन्स आया, वहीं नदीम इस एल्बम के और गानों को प्रमोट करने का दबाव बना रहे थे। लेकिन गुलशन कुमार ने मना कर दिया कि वह इसे प्रमोट नहीं कर पाएंगे। अपने सिंगर बनने की चाह को चकनाचूर होते देख नदीम को बेहद गुस्सा आया। वहीं दूसरी तरफ नदीम श्रवण की जोड़ी अब बहुत ही फेमस हो चुकी थी और गुलशन, जो कि नए लोगों को ही मौका देते थे, उन्होंने इस जोड़ी के साथ काम करना बंद कर दिया। अब जो भी फिल्म में नदीम श्रवण की जोड़ी का संगीत होता तो गुलशन उनके राइट्स भी नहीं लेते थे। यह सब देखकर नदीम का गुस्सा और भी बढ़ता रहा। जहां नदीम को टी सीरीज से जुड़े होने से काफ़ी कामयाबी मिल रही थी, वहीं नदीम को लगने लगा कि उनका म्यूज़िक कैरियर अब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि टी सीरीज़ उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था और अब उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। क्योंकि उस समय गुलशन कुमार इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे और मार्केट में उनकी कंपनी का 65% से ज़्यादा दबदबा था, जिस वजह से बाकी म्यूज़िकल लेवल के गाने
ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे। मगर गुलशन कुमार का एक नियम भी था कि वह नए टैलेंट्स के साथ ही ज़्यादा काम करते थे। तो अब नदीम श्रवण की जोड़ी जब काफ़ी फेमस हो चुकी थी तो गुलशन ने उन्हें छोड़ बाकी नए लोगों पर फोकस किया। लेकिन अब नदीम ने बस जैसे ठान लिया था कि गुलशन कुमार पर कैसे भी उसे दबाव बनाना था। और अब यहीं से होने वाली थी गुलशन कुमार की जिंदगी में अंडरवर्ल्ड की एंट्री। क्या अंडरवर्ल्ड की एंट्री नदीम के कहने पर हुई थी या अंडरवर्ल्ड के अपने ही कुछ प्लान्स थे? अब संगीतकार नदीम अख्तर सैफी और गुलशन कुमार के बीच दूरियां बढ़ गई थी और गुलशन को लेकर नदीम के मन में कड़वाहट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि गुलशन उसका करियर ख़त्म कर रहा है, क्योंकि अब उसके पास काम घटने लग गए थे और नदीम जिस ऊंचाई पर था वह अब वहाँ से ज़रा भी नीचे तो नहीं जाना चाहता था। नदीम को अब सक्सेस का चस्का लग चुका था। फिर उसने डिसाइड किया कि अब वो ऐसे ही चुप नहीं बैठेगा, बल्कि अपने करियर को बचाने के लिए अब उसे अंडरवर्ल्ड का सहारा लेना ही होगा। और फिर गुलशन कुमार पर दबाव बनाने के लिए उसने अंडरवर्ल्ड का दामन थामने का मन बना ही लिया। असल में उस दौर में मुंबई में फेमस लोगों से एक्सटॉर्शन मनी लेना आम बात हुआ करती थी। और फिर वो चाहे कोई एक्टर हो, डायरेक्टर हो, सिंगर हो, संगीतकार हो या फिर बड़ा कोई प्रोड्यूसर भी हो। तो कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से गुलशन कुमार को पहली बार जब डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे अबू सलीम का कॉल आया था तब गुलशन ने पैसे दिए भी थे। यह गुलशन की पहली किस्त थी जो उन्होंने अंडरवर्ल्ड को दे दी थी। गुलशन को लगा अब वो शांत रहेंगे। यहाँ तक कि गुलशन ने इसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं दी थी और वो अपने बाकी के कामों में लग गए थे। बताया जाता है कि नदीम के रिलेशन अंडरवर्ल्ड के साथ अच्छे थे, खासकर के डॉन दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीश इब्राहिम से और साथ ही उनके गुर्गे अबू सलेम से भी। तो फिर उसने सलेम का दामन पकड़ा और उसे बताया कि कैसे गुलशन कुमार ने उसके गाने को प्रमोट नहीं करा और उसका करियर इंडस्ट्री में खराब होने की कगार पर है। तो जैसे ही अबू सलेम के पास नदीम का फ़ोन गया उसने दुबई में एक मीटिंग की और उसके बाद गुलशन कुमार को फ़ोन किया। जब अबू सलेम ने गुलशन को फ़ोन मिलाया तो सीधे 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और कहा कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो रकम हमें दे दो। इस पर गुलशन कुमार ने कहा कि उन्होंने ऑलरेडी पैसे दे दिए थे, लेकिन अबू सलेम ने कहा कि यह रकम भी उन्हें देनी होगी। गुलशन इस बार पैसे नहीं देना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने चुप रहने का सोचा, लेकिन शायद इस बार ये चुप रहना उन पर भारी पड़ने वाला था। और फिर 5 अगस्त 1997 को फिर एक बार अबू सलीम का कॉल गुलशन कुमार के पास जाता है और इस बार सलीम ने जो गुलशन कुमार से कहा उसके बाद वो काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाए थे अंडरवर्ल्ड की इस धमकी को। आखिर दूसरी कॉल में गुलशन कुमार को ऐसी कौन सी बात बोली गई जो आगे सब कुछ बदलने वाली थी और जिसका अंजाम उनका कत्ल होने वाला था। फिरौती की दूसरी किश्त के लिए अब अबू सलीम ने गुलशन कुमार को कॉल किया। उसके बाद गुलशन ने उन्हें पैसे नहीं दिए और जब पैसे नहीं मिले तो अबू सलीम ने 5 अगस्त 1997 को फिर एक कॉल किया और जैसे ही कॉल रिसीव हुई सामने से अबू सलीम बोला, क्या बात है, तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए और ना ही तुम नदीम के गानों को प्रमोट कर रहे हो और तो और अभी तक पुलिस के पास कंप्लेंट करने भी नहीं पहुंचे। इसका मतलब है कि तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे हो। ये स्टेटमेंट गुलशन कुमार के छोटे भाई किशन कुमार ने कोर्ट में गवाही में बताई थी और ये रिकॉर्ड पर है। इस कॉल में अबू सलीम ने सीधे धमकी दी थी कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो और अभी तक तुमने पैसे नहीं दिए। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, हमें सीरियसली लेना शुरू कर दो। बाद में गुलशन कुमार ने यह बात अपने भाई किशन कुमार को बताई। उनके भाई ने उन्हें सजेस्ट भी किया कि गुलशन को इसकी कंप्लेंट पुलिस से करनी चाहिए, लेकिन गुलशन कुमार जो कि इस धमकी के बाद बहुत परेशान हो गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, अगर पुलिस में गए
तो कहीं बहुत बड़ी कोई गड़बड़ ना हो जाए और सब कुछ उल्टा ना पड़ जाए। फिर 8 अगस्त 1997 को, यानी कि उस कॉल के 3 दिन बाद, जब अबू सलीम फिर से गुलशन कुमार को कॉल करता है और कहता है कि 3 दिन बीत गए हैं और तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए और ना ही नदीम के गानों को प्रमोट किया है। ऊपर से जिस फिल्म में नदीम श्रवण का संगीत होता है तुम उनके भी राइट्स नहीं ले रहे हो, तो अब अपने अंजाम के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। और इस बात की भी गवाही गुलशन कुमार के छोटे भाई ने कोर्ट में दी थी, क्योंकि उस फोन कॉल के टाइम किशन कुमार भी गुलशन कुमार के साथ ही थे। नदीम की बात को लेकर गुलशन ने सफाई दी और कहा कि उन्होंने इसे प्रमोट करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, और फिर जो चीज़ नाकाम है उसे कैसे प्रमोट करें। मेरे पास और भी बहुत से काम हैं, उन पर भी ध्यान देना है। वहीं पैसे देने की बात पर गुलशन ने कहा था कि और रही बात तुम्हें पैसे देने की, तो उससे अच्छा है कि मैं उससे वैष्णो देवी माता के मंदिर में भंडारा करवा दूं। इन सब के कारण गुलशन कुमार बेहद परेशान हो गए थे और उन्होंने इस बात पर अपने भाई के अलावा कई और जानने वालों से भी चर्चा की, और सभी ने उन्हें पुलिस के पास जाने और प्रोटेक्शन लेने को कहा, क्योंकि उन दिनों जब अंडरवर्ल्ड इस तरह की धमकी देता था तो लोग पुलिस प्रोटेक्शन लिया करते थे। लेकिन यहाँ गुलशन कुमार को लगा कि ऐसा करना गलत होगा। ऐसा करने से वो अंडरवर्ल्ड से सीधे टक्कर ले लेंगे और जिसके बाद बात और भी बिगड़ सकती है। इसलिए गुलशन कुमार ने पुलिस को ना बताना ही सही समझा। लेकिन गुलशन कुमार यह नहीं जानते थे कि यह कॉल अंडरवर्ल्ड की तरफ से किया गया आखिरी कॉल था और अब उनके पास जिंदगी के कुछ ही घंटे बचे थे। और इस कॉल के ठीक 4 दिन बाद 12 अगस्त 1997 को अंडरवर्ल्ड ने उनका आखिरी दिन डिसाइड किया था, जिस दिन बड़े ही फिल्मी अंदाज में अंडरवर्ल्ड के लोगों ने दिन दहाड़े खुलेआम बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक को मौत के घाट उतार दिया। आखिर कैसे अंजाम दिया गया गुलशन कुमार की मौत को, जानेंगे आगे। गुलशन कुमार के बारे में यह बात सब जानते हैं कि वह काफी धार्मिक इंसान थे और धर्म कर्म के काम में बहुत आगे रहते थे। यहाँ तक कि आज भी जम्मू के वैष्णो देवी टेम्पल में रोज उनके नाम से भंडारा भी चलता आ रहा है। गुलशन कुमार जहाँ रहते थे उसी जगह से कुछ दूरी पर स्लम एरिया के पास एक बहुत छोटा सा मंदिर था, अंधेरी वेस्ट के जीत नगर का जितेश्वर महादेव मंदिर। जाने इस मंदिर से गुलशन कुमार को क्या लगाव था कि इस मंदिर में वो अक्सर यहाँ जाने लगे, इसकी मरम्मत करवाई और खूब सुंदर बना दिया। अब गुलशन कुमार के ये डेली रूटीन में था कि मुंबई तब के बॉम्बे में वो हैं तो ज़रूर से 2 वक्त, एक सुबह एक शाम को मंदिर में दर्शन के लिए, पूजा पाठ के लिए जाते ही जाते थे। और 12 अगस्त 1997 भी बस ऐसा ही एक दिन था जब वो तैयार होकर सुबह अपने काम पर जाने से पहले ड्राइवर के साथ मंदिर के लिए निकले। और आज तबीयत खराब होने की वजह से गुलशन कुमार का सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ नहीं था। वो अंदर पूजा कर रहे थे और बाहर मंदिर के सामने एक नाई की दुकान पे 3 लोग घात लगाए हुए बैठे गुलशन कुमार के मंदिर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही अपनी पूजा खत्म करके गुलशन कुमार मंदिर के बाहर आके अपनी कार की तरफ जा रहे थे तो तभी उन्होंने देखा कि वो घात लगाए बैठे 3 आदमी उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक लंबे बाल वाले आदमी ने गुलशन कुमार से कहा कि पूजा पाठ बहुत हो गई, बाकी की पूजा ऊपर जाके करना। और उस शूटर को ऐसा कहने को अबू सलीम ने कहा था जब उसके मर्डर की प्लानिंग की जा रही थी, क्योंकि तब अबू सलीम का ईगो हर्ट हुआ था जब गुलशन कुमार ने 10 करोड़ रुपए देने के बदले वैष्णो देवी में भंडारा खिलाने वाली बात कही थी। और अब उन 3 में से एक ने बंदूक निकाली और गुलशन की ओर फायर कर दिया। पहली गोली गुलशन कुमार के सर पे लगती है और वो बचने के लिए आगे भागते हैं और एक पब्लिक टॉयलेट में जाने की कोशिश में गुलशन कुमार वहीं गिर जाते हैं। फिर एक शूटर उन पर 3 और गोलियां दागता है और फिर गुलशन कुमार की मदद के लिए उनका ड्राइवर कलश लेके
उस शूटर को मारता है और वो शूटर ड्राइवर के पैरों में गोली दाग के उसे भी घायल कर देता है। चौंकाने वाली बात यह थी कि घायल होने के बाद भी गुलशन कुमार जान बचाने के लिए आसपास के घरों में मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन लोग उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। नज़ारा एकदम किसी बॉलीवुड की फिल्म की तरह चल रहा था और अब तीनों शूटर्स ने गुलशन कुमार पर बाकी की 14 गोलियां दागी और कुछ गोलियां हवा में दागते हुए वो शूटर्स वहां से एक टैक्सी लेते हैं और फरार हो जाते हैं। लेकिन गुलशन कुमार की हत्या का ये मंजर लगभग 10 मिनट तक चला और इस बीच 3 शूटर्स के साथ एक और शख्स मौजूद था। तो आखिर चूक कहाँ हुई थी गुलशन की सिक्योरिटी में? आखिर इतने बड़े आदमी के पास सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? आपको बता दें कि गुलशन कुमार को सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन उन्हें मुंबई पुलिस के बजाय यूपी पुलिस ने प्रोटेक्शन मुहैया करवाई थी। जिस दिन गुलशन कुमार की हत्या हुई उस दिन उनका बॉडीगार्ड बीमार था, इसलिए वो उनके साथ नहीं था। एक्स डीजीपी महाराष्ट्र राकेश मारिया ने अपनी किताब में लिखा है कि क्राइम ब्रांच ने उन्हें प्रोटेक्शन उपलब्ध करवाई थी, लेकिन जब यूपी पुलिस ने उन्हें कमांडो सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई तो मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपनी प्रोटेक्शन वापस ले ली। अब गुलशन कुमार के शरीर में लगभग 18 गोलियां दागी जा चुकी थी, जिन्होंने कई लोगों की मदद की थी, और आज जब उन्हें लोगों की सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी तब किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। कौन था वो चौथा शख्स और वो कहाँ मौजूद था? क्या ये उसी का प्लान था या किसी के कहने पे वो ये सब करवा रहा था? आइए आगे जानते हैं। 12 अगस्त 1997 को एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक को गोलियों से भून दिया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर वो 3 लोग कौन थे और चौथा आदमी कौन था और कहाँ था? वो 3 अंडरवर्ल्ड के भेजे हुए आदमी थे। उनके नाम थे अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, जिसने सबसे पहले गुलशन कुमार पर गोली चलाई थी और वही इस घटना को अंजाम देने का मुख्य शूटर भी था। दूसरा अब्दुल राशिद, तीसरा अनिल शर्मा और चौथा आदमी था दुबई में बैठा फोन पर गुलशन कुमार की लाइव चीखें सुन रहा अबू सलीम, जिसने नदीम शैफी के कहने पर यह पूरा प्लान रचा था। अब घायल गुलशन कुमार को पास के ही कूपर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। मौत से पहले गुलशन कुमार ने सुबह 7 बजे एक प्रोड्यूसर को फोन किया था। उन्होंने कहा था कि एक सिंगर और एक दोस्त से मिलने के बाद वो मंदिर जाएंगे, इसके बाद वो उनसे मिलने आएंगे। गुलशन कुमार के इस कॉल के 3 घंटे बाद खबर आई कि जितेश्वर महादेव मंदिर के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या की खबर फैलते ही पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैल गई, पूरी इंडस्ट्री सन्न रह गई। गुलशन कुमार के पार्थिव शरीर को उसी शाम दिल्ली ले जाया गया और म्यूजिक इंडस्ट्री से वो सारे लोग दिल्ली पहुंचते हैं जो उनके दोस्त थे। या तो गुलशन कुमार ने उन्हें इंडस्ट्री में ब्रेक दिया था, अगर वहां कोई नहीं था तो वो था नदीम। अब तक पूरे देश के लोग और फिल्म इंडस्ट्री के लोग सब दंग थे कि आखिर गुलशन कुमार को ऐसे दिन दहाड़े बुरी तरह से कौन मरवा सकता है। इतने साधु इंसान से भला किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है। अब मीडिया का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था कि आखिर ऐसे दिन दहाड़े कोई भला कैसे गुलशन कुमार की हत्या करवा सकता है। पुलिस पे बहुत प्रेशर था, हर तरफ से पुलिस से जवाब मांगा जा रहा था। तो 30 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें कमिश्नर सभी प्रेस और मीडिया वालों को बताते हैं कि गुलशन कुमार की हत्या किसने करवाई, उनके मर्डर की सुपारी डी कंपनी को किसने दी। और जब वो नाम बताते हैं सब लोगों को एक झटका लगता है। वो नाम लेते हैं नदीम अख्तर शैफी का, जिन्हें गुलशन कुमार ने लॉन्च किया था, जिसका करियर गुलशन कुमार ने बनाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि इस घटना की प्लानिंग आज के दौर के बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हस्तियों की मौजूदगी में हुई थी। सबको इस बारे में पता था और ये जो काम है ये अबू सलीम गैंग का काम है। अब जब पुलिस कमिश्नर से सवाल किया गया
कि जब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो नदीम को कब गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस पर उन्होंने बताया कि नदीम अपनी बीवी की प्रेगनेंसी की वजह से लंदन में है और हम उसके संपर्क में हैं और वो जैसे ही यहाँ वापस लौटेगा हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और बात सामने आई कि एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था बॉलीवुड का, जिसने गुलशन कुमार के शूटर्स के 25 लाख रुपए डलवाए थे। कौन था वो और क्या नदीम से कभी पूछताछ कर पाई थी पुलिस? आइए जानते हैं आगे। जब पुलिस इस हत्याकांड की जांच कर रही थी तब उन्होंने अपने खबरियों की मदद से उन 3 शूटर्स को अपने शिकंजे में ले लिया जिन्होंने गुलशन कुमार पर गोलियां बरसाई थी। जब इन तीनों शूटर्स से पूछताछ हुई तो पता चला कि गुलशन कुमार के मर्डर की कहानी मई 1997 से ही लिखी जा रही थी। अंडरवर्ल्ड सभी को गुलशन कुमार का मर्डर करके मैसेज देना चाहता था और बॉलीवुड को अपनी कठपुतली बनाना चाहता था। फिर दुबई में हुई उस मीटिंग में अनीस अब्राहम की मौजूदगी में अबू सलीम ने बताया कि गुलशन कुमार उसकी बात नहीं मान रहा और पैसे भी नहीं दे रहा, साथ ही नदीम के गानों को भी प्रमोट करने से मना कर रहा है। और फिर अंडरवर्ल्ड ने इन 3 लोगों को गुलशन कुमार की मर्डर की सुपारी दी। शूटरों से हो रही पूछताछ के दौरान एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई और वो ये थी कि बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक ने गुलशन कुमार के मर्डर के बाद उन शूटर्स के बैंक खाते में 25 लाख रुपए डाले थे और वो शख्स था रमेश तौरानी। रमेश तौरानी बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने बहुत सी फिल्में प्रोड्यूस की थी जैसे राज, क्या कहना, इश्क विश्क, रेस, रेस 2, रेस 3 और भी कई सारी फिल्में, जिनमें से रीसेंट मैरी क्रिसमस मूवी का नाम भी शामिल है। तो राइवलरी की आशंका के साथ इस सबूत को देखते हुए पुलिस ने रमेश तौरानी को गिरफ्तार कर लिया। गुलशन कुमार मर्डर की तफ्तीश में करीब 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद गुलशन कुमार के मर्डर में अनेक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनने लगी। कुछ समय बीता और 2001 में मुकदमा चला और कोर्ट ने दाऊद मर्चेंट यानी अब्दुल रऊफ को उम्र कैद की सजा सुनाई। फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि अब्दुल ने किसी और के कहने पर इस काम को अंजाम दिया था। 19 लोगों में सिर्फ एक को ही सजा होती है और बाकी सबको एविडेंस की कमी की वजह से रिहा कर दिया गया था। उधर गुलशन कुमार का मर्डर होते ही नदीम अपनी बीवी की प्रेगनेंसी का कहकर लंदन जा चुका था, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि उसका सारा काम सेटअप यही है और उसका पार्टनर भी, तो वो वापस जरूर आएगा। और मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहा भी था कि वो वापस आएगा और इंक्वायरी में सहयोग करेगा, लेकिन वो वापस कभी नहीं लौटा। हालांकि नदीम सैफी को लंदन से वापस लाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन पुख्ता सबूत ना होने के कारण वो सब नाकाम रही। उसके बाद नदीम को ब्रिटिश की सिटीजनशिप भी मिल गई। बताया जाता है कि उसने अब दुबई में परफ्यूम का बिजनेस शुरू कर दिया है, जिसमें दाऊद का पैसा लगा है। यहाँ तक कि कुछ खबरों के मुताबिक नदीम को वहाँ दाऊद की डी कंपनी की तरफ से प्रोटेक्शन भी दी जाती है। और तो और नदीम भारत भले ही ना लौटा हो, लेकिन लंदन में उसने कुछ फिल्मों के लिए श्रवण के साथ संगीत दिया, जैसे धड़कन, एक रिश्ता, हम हो गए आपके। और दूसरा सबसे अहम आरोपी अबू सलीम का सीधा हाथ इस हत्या में होने के बावजूद उस पर गुलशन कुमार की हत्या का केस आज तक नहीं चल सका, क्योंकि 2005 में जब पुर्तगाल से गिरफ्तार कर उसे भारत लाया गया था तब वहाँ की सरकार को उसके काले कारनामों की जो लिस्ट तब सौंपी गई उसमें गुलशन कुमार की हत्या का केस था ही नहीं। तो हैरानी की बात यह थी कि सब कुछ साफ होते हुए भी गुलशन कुमार मर्डर केस के मास्टरमाइंड में ना तो नदीम को कभी सजा मिली और ना ही अबू सलीम को। आज भले ही गुलशन कुमार नहीं है, लेकिन उनकी विरासत जिंदा है और आज भी म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी कंपनी सबसे आगे है, जिसे उनके बेटे भूषण कुमार और बेटी तुलसी कुमार ने बखूबी संभाला हुआ है। और गुलशन कुमार के द्वारा शुरू किया गया भंडारा आज भी वैसे ही चलता है।
आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी कहानी में। धन्यवाद।